तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी लोगों का माई पाठशाला पे। और शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा। उस क्विज को फिल करना मत भूलना। वीडियो को स्किप मत किया करो। वीडियो पे जितना प्यार दिखा रहे हो उन सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। तो हुआ यूँ कुछ इस तरह कि नेपाल ने पिछले दिनों फायरिंग की और काफ़ी दिनों से गहमा गहमी चल रही थी, कशमकश और रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे थे भारत और नेपाल के बीच। तो इन्हीं सब बातों को लेकर द हिंदू ने अपने एडिटोरियल में इस बात को जगह दी, एक आर्टिकल लिखा और स्टार्ट करते हैं उन्हीं कुछ शब्दों के साथ। तो पहला वर्ड है प्रेसिपिस। जो पहला वर्ड है वो है प्रेसिपिस। प्रेसिपिस का मतलब होता है वेरी स्टीप साइड ऑफ अ हाई क्लिफ, माउंटेन और रॉक। जैसे वो एक मूवी आई थी, कोई लाइन वाली मुझे याद नहीं आ रहा, जगीरा उसमें नाम होता है। तो वो कैसे एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा होता है, वही चोटी जो होती है ना, इस तरह की कुछ है ना, तो वो जो चीज होती है ना, वो ये दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिस, है ना। तो इस चोटी पे जब कोई बैठा होता है तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिस, ठीक है। क्लिफ बोल सकते हो, ब्रिंक बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो और क्रैग बोल सकते हो। सारे बहुत अच्छे वर्ड है, स्पेशली ये क्रैग वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। क्रीवेस आप एंटोनिम के तौर पे वैली, ये एक अच्छा वर्ड आपके लिए हो सकता है। और किस तरह से लिखा गया कि आफ्टर मंथ ऑफ ब्रिंकमैनशिप। अब इस वर्ड को समझना पहले, ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है, पॉलिटिक्स में स्पेशली ये वर्ड यूज किया जाता है जब आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो कि सामने वाले को धमका रहे हो तो कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं ये कदम उठा लूंगा, इस तरह का कुछ। तो दैट इज कॉल्ड ब्रिंकमैनशिप। आफ्टर मंथ ऑफ ब्रिंकमैनशिप, दोनों के बीच चल रहा था, है ना। इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट देयर रिलेशंस टू द एज ऑफ ए प्रेसिपिस। एज ऑफ ए प्रेसिपिस का मतलब बिल्कुल कगार पे। प्रेसिपिस कगार पे मतलब कहां ला दिया कि अब ये और ज्यादा खराब हो जाएगा, एकदम डिजास्टर के कगार पे, एकदम खराब मूवमेंट पे लाके रख दिया। एज ऑफ ए प्रेसिपिस का मतलब हुआ बहुत ही खराब मूवमेंट पे, बहुत ही ऐसे पॉइंट पे कि अब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है रेटिफाई करना। टू मेक एन अग्रीमेंट ऑफिशियली वैलिड बाई वोटिंग फॉर और साइनिंग इट। मतलब कोई एग्रीमेंट जो है उसको वैलिड बनाना, चाहे वो वोट करके चाहे साइन करके, इस तरह से कुछ। तो आपके सिनोनिम हो जाएंगे वैलिडेट करना, कोरोबोरेट करना, ऑथेंटिकेट करना और कंफर्म करना। एंटोनिम आपका हो जाएगा कैंसिल करना, रिपीडिएट करना, रिवोक करना और एनल करना। ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। ये सिनोनिम हो गया, ये एंटोनिम हो गया। अब ये यूज देखो, द ओली गवर्नमेंट डिसीजन, जो ओली सरकार का फैसला है, ओली सरकार मतलब नेपाल सरकार। द ओली गवर्नमेंट डिसीजन टू पास करने का, क्या पास करने का, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। एक्चुअली में क्या हुआ कि भारत ने पिछले साल जो है अपना एक पॉलिटिकल मैप दिखाया, उसमें उन्होंने कुछ जगह को इस तरह से दिखाया कि वो भारत में है। तो अब उन लोगों ने भी एक संशोधन किया है और एक मैप निकालने की बात कही है। उसी पे लिखा गया है कि जो ओली सरकार का फैसला है पास करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेटिफाई करते हुए, मतलब ये वैलिडेट करते हुए एक बदलाव अपने मैप में। और वो क्या शामिल करता है, वो मैप दैट इंक्लूड्स, वो मैप कौन सा मैप, दैट इंक्लूड्स शामिल करता है लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा टेरिटरीज दैट इंडिया कंट्रोल्स, जिसको भारत कंट्रोल करता है, उसको शामिल कर लिया अपने मैप में। एक बार ध्यान सुनना, बड़ा गजब लिखा हुआ है। ओली सरकार का फैसला, कैसा फैसला, क्या फैसला, पास करने का फैसला। क्या पास करने का फैसला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और वो क्या है, रेटिफाई करते हुए, किस चीज को, एक बदलाव को, कहां पे, उसके मैप में। कैसा मैप, जो शामिल करता है, क्या शामिल करता है, तो लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पिधुरा टेरिटरीज दैट इंडिया कंट्रोल, जिसको भारत कंट्रोल करता है। ये सब क्षेत्र जो है इनको भारत कंट्रोल करता है। ये फैसला, इस डिसीजन, जो ये इसका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब देखो यहां लिखा है मार्क्स, ये आपका वर्ब है ना। तो ये वर्ब है कि ये फैसला चिन्हित करता है एक निर्णायक तौर पे नए दौर को संबंधों में, और डिसाइडली न्यू फेज इन टाइप्स। तो हमारा वर्ड था रेटिफाई करना, मतलब एक तरह से वैलिडेट करना, वोट करते हुए या फिर साइन करते हुए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एट समवन्स बिहेस्ट। ये पहले भी आ चुका है कई बार मुझे लगता है, लेकिन बहुत बढ़िया वर्ड है इसलिए फिर से लिख लिया। एट समवन बिहेस्ट का मतलब होता है के कहने पर। जैसे मैं आपके कहने पर यहां पर हूं, आप मेरे कहने पर यहां पर हो, मैं अपने पिताजी के कहने पर यहां हूं, एट माई फादर्स बिहेस्ट, ठीक है, ऐसे करके। तो बिकॉज समबडी हैज ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड इट, कमांड लिख सकते हो, डिमांड लिख सकते हो, मतलब एट समबडीज कमांड, एट समबडीज डिमांड, एट समबडीज डिक्री। डिक्री का मतलब होता है एक तरह से ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन। और एंटोनिम के तौर पे आंसर और काउंटरमैंड। बहुत ही गजब का वर्ड है काउंटरमैंड, मतलब एक तरह से कैंसिल करना किसी ऑर्डर को, दैट इज कॉल्ड काउंटरमैंड, ठीक है। अब देखो कैसे लिखा गया, लिखा गया कुछ इस तरह से कि जो मैटर्स हैं वो स्नोबॉल कर गया। स्नोबॉल का मतलब कोई भी जब मामला स्नोबॉल कर जाएगा तो वो और खराब हो जाएगा, और मतलब बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा, है ना। तो मैटर्स स्नोबॉल्ड कब, व्हेन इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर
इनॉग्रेटेड, ये पास्ट की कोई बात बताई जा रही है, जब उन्होंने इनॉग्रेट किया मतलब उद्घाटन किया अ सरफेस्ड रोड, एक बिछाया गया रोड, कहां पे, तो ओवर द टेरिटरी, उस क्षेत्र में, व्हेन नेपाल प्रोटेस्टेड, और जब नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, इंडियन आर्मी चीफ, और वो कौन है उनके बारे में बोले, उनका नाम बताया जा रहा है जनरल नरवणे, कॉमा, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो भी प्रोटेस्ट है इट वाज, वो था एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना। अच्छा ये कौन सा मामला है, ये मामला उस कॉन्टेक्स्ट में आप जाओगे तब पता चल पाएगा कि कोई मामला हुआ था। वो मामला और खराब हो गया जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया अ सरफेस रोड ओवर द टेरिटरी, और जब नेपाल ने प्रोटेस्ट किया तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने सजेस्ट किया, ये बात कही कि इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के कहने पे ही सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। देखो इसका दो मतलब होता है। कंटेंट एक मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट करना, और कंटेंट का एक मतलब होता है बहुत ही दावे के साथ कोई बात जब आप बोलते हो कि ये एकदम तय है, ये मैं जो बोल रहा हूं, तो आप कंटेंट करते हो वहां पे। टू से दैट, तो मैंने उसी वाले सेंस में लिया है ना, मैंने कंपीट करने वाले सेंस में नहीं लिया है। टू से दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली इन एन आर्ग्यूमेंट। सिनोनिम देख लो, असर्ट करना, अफर्म करना। अब ये जो दो वर्ड लिखे हैं अवो और अवर, ये दोनों बहुत ही अच्छे वर्ड है, अवो करना और अवर करना। आप एंटोनिम के तौर पे गिव इन और गिव अप लिख सकते हो, और बहुत ही बड़ी लाइन लिखी हुई है, बट ध्यान से सुनना, बस केवल सुनते रहना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। वाइल द न्यू दिल्ली कंटेंट्स, वाइल मतलब जबकि, जो न्यू दिल्ली है, देखो वाइल द न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है वो कंटेंट करती है, वो दावे के साथ कहती है दैट इट वाज विलिंग टू डिस्कस, कि जो न्यू दिल्ली है ना, ये जो न्यू दिल्ली है, इट वाज विलिंग, वो बिल्कुल इच्छुक थी, टू डिस्कस करने के लिए मामलों को, मैटर्स, एट अ म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट, आपसी सहमति वाले और सुविधाजनक वाले जो भी डेट हो, उस पे वो एकदम इच्छुक था कि वो डिस्कस करना चाहता था। ऐसा न्यू दिल्ली कंटेंट करता है, दावे के साथ कहता है। टू से दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली इन एन आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट चल रहा उसमें। तो जबकि न्यू दिल्ली ये बात कहता है, कॉमा, काठमांडू कहता है द MEA, जो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हैज रिजेक्टेड, जो काठमांडू है वो कहता है कि MEA हैज रिजेक्टेड, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया 2 डेट्स, दो जो डेट्स थे, कौन से डेट्स, प्रस्तावित डेट, किसके द्वारा, बाय द नेपाल MOFA, ये नेपाल का एक्सटर्नल अफेयर्स होगा, ये जो भी होगा मंत्रालय होगा उनका, एंड हैज रूटीनली डिसमिस्ड, और उसने लगातार डिसमिस किया रिक्वेस्ट को फ्रॉम द नेपाल एम्बेसडर, और किस लिए था वो, फॉर ए मीट विद द फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, सुनना, जबकि जो न्यू दिल्ली है वो बड़े दावे के साथ कहता है कि वो इच्छुक था मामलों को डिस्कस करने के लिए आपसी सहमति वाले और सुविधाजनक वाले डेट पर, कॉमा, ये बात तो न्यू दिल्ली कहता है, और काठमांडू कहता है कि जो MEA है, मतलब भारत का विदेश मंत्रालय है, उसने रिजेक्ट कर दिया 2 डेट जो प्रस्तावित थे नेपाल MOFA के द्वारा, और लगातार उसने डिसमिस किया उन रिक्वेस्ट को जो नेपाल एम्बेसडर के द्वारा किए गए थे एक मुलाकात के लिए विद द फॉरेन सेक्रेटरी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, बोल्स्टर करना। बोल्स्टर का मतलब होता है टू इंप्रूव समथिंग और मेक इट स्ट्रॉन्गर, मतलब किसी चीज को फिल करना, उसको मजबूत बनाना, उसको और इंप्रूव करना, इस तरह के सेंस में। ठीक है, जैसे मैं आपको डेली वोकैब शो करा रहा हूं, तो ये आपका वोकैब जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या कर रहा हूं, भर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर करना, टू इंप्रूव, सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, बूस्ट करना। एक प्यारा वर्ड आपके लिए हो सकता है बटरेस, बढ़िया वर्ड है। और एंटोनिम के तौर पे अंडरमाइन करना, कमजोर करना, वीकेंड करना या डिस्करेज करना। अब देखो ये जिस तरह से लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना। मीनवाइल, इसी दौरान जो मिस्टर ओली का पर्पजफुल मैनर, मिस्टर ओलीज पर्पजफुल मैनर इन परसुइंग द अमेंडमेंट एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एज द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, यहां तक थोड़ा रोकना अपने आप को। ठीक है, सुनो, तो मीनवाइल, इसी दौरान मिस्टर ओली का जो पर्पजफुल, उद्देश्यपूर्ण तरीका है किस बारे में, परस्यू करने में, पीछा करना, फॉलो करना, किस चीज को, मतलब उस चीज को ले आना, किस चीज को, अमेंडमेंट, ये जो संशोधन हुआ है। मीनवाइल, इसी दौरान मिस्टर ओली का जो ये उद्देश्यपूर्ण तरीका है परस्यू करने में, अमेंडमेंट को, ठीक उसी समय जिस समय जो है भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पे एक स्टैंड ऑफ की स्थिति आई है, यानी कि डेडलॉक की स्थिति आई है, ठीक उसी समय ये जो ये कर रहे हैं मिस्टर ओली का ये जो मैनर है, ये मैनर, ये तरीका बोल्स्टर करता है, वो मतलब भर देता है, वो और ज्यादा इस बात को बताता है, किस बात को, द बिलीफ एमंग सम इन न्यू दिल्ली, कि जो न्यू दिल्ली में कुछ लोग हैं उनके बीच इस मत को, और क्या वो मत है, क्या वो बात है, क्या वो बिलीफ है न्यू दिल्ली में लोगों के बीच, दैट कि ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहे हैं
विथ कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जो भी ये बातें ये सब कर रहे हैं, जितनी ये बातें बोल रहे हैं, ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। कौन सा कॉन्फिडेंस, कहां से आया वो कॉन्फिडेंस? तो देखो यहां लिखा हुआ बोर्न फ्रॉम, जो निकल कर आया है कहां से? बीजिंग के बैकिंग से, मतलब बीजिंग के सपोर्ट से। जो निकल कर आता है, जो निकल कर आया है बीजिंग के सपोर्ट से। इसी दौरान जो मिस्टर ओली का उद्देश्यपूर्ण तरीका है परस्यू करने में अमेंडमेंट को, जो उन्होंने तुरंत अमेंडमेंट लाया और वो पारित भी हो गया नेपाल में बिना किसी विरोध के, ठीक उसी समय जिस समय भारत और चाइना के बॉर्डर पे बिल्कुल स्टैंड ऑफ वाली स्थिति है, उस समय पे मिस्टर ओली का ये जो उद्देश्य है, ये जो तरीका है, उद्देश्यपूर्ण तरीका है, वो बोल्स्टर करता है इस मत को न्यू दिल्ली में कुछ लोगों के बीच, और क्या कहता है कि डेट ही इज स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस, कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। और कौन सा कॉन्फिडेंस? जो निकल कर आता है बीजिंग के बैकिंग से, बीजिंग के सपोर्ट से। फॉलआउट का मतलब होता है द बैड रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एन एक्शन। वैसे तो फॉलआउट होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो भी कण पार्टिकल्स फैल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलआउट, रेडियो एक्टिव। तो यहां पे ये मतलब है द बैड रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन और एन एक्शन। उसी के एक और सेंस में ये देखो, एक तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होता है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, वो फॉलआउट होता है। बाकी एक दूसरा सेंस ये है। तो इसके तौर पे सिनोनिम कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, रिपरक्यूशन हो जाएंगे, अपशॉट हो जाएंगे और आउटकम हो जाएंगे। अगर एंटोनिम देखो तो ओरिजिन, सोर्स और बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो द सेम एलेक्रिटी इज नीडेड। अच्छा, एक इससे पहले वाला कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बता दूं आपको कि जो फायरिंग हुई तो उस पे दोनों देश बड़ी तेजी से आए उस चीज को मैनेज करने के लिए। जो स्क्रिमिश हुआ, जो मतलब एक तरह से जो टसल हुआ, उसमें वो दोनों बड़ी तेजी से सामने आए कि उस चीज को सही किया जाए, एगरनेस दिखाई। तो इसी पे बोला जा रहा है कि वही तत्परता, वही एलेक्रिटी इज नीडेड, जरूरत है टू मैनेज करने के लिए किस चीज को? द फॉलआउट ऑफ सैटरडेज अमेंडमेंट वोट। शनिवार को जो ये वोट प्रस्तावित किया गया है या पारित किया गया है, जो अमेंडमेंट जो निकाला गया है नेपाल के संसद में, उसके परिणामों के लिए द सेम एलेक्रिटी, एकदम बिल्कुल वही तत्परता, इज नीडेड, जरूरत है टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ सैटरडेज अमेंडमेंट वोट, उसके परिणामों को मैनेज करने के लिए। कैसा परिणाम या क्या है? तो कॉमा करके बोला जा रहा है ऑन द वंस सेलिब्रेटेड, किस चीज के ऊपर? उस चीज के ऊपर जो एक समय सेलिब्रेट किया जाता था, स्पेशल रिलेशनशिप, बड़ा ही खास रिश्ता था भारत और चीन के नेपाल के बीच, बिटवीन द टू कंट्रीज। तो उस बात के ऊपर, किस बात के ऊपर? तो ऑन द वंस सेलिब्रेटेड, जो एक समय सेलिब्रेट किया जाता था, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। क्लियर? चलो, अब ये आज का हमारा फिलर्स है जिसको आपको फिल करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और प्लीज इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में करो। किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो तो आप बताओ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे English@deansir वहां पे सर्च करो, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये क्या है? ये लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था, इसके है सोल्यूशन देख लो। सी हैड अ ब्रीफ डैश विथ हर कॉन्साइंस बिफोर टेलिंग द होल स्टोरी। तो मतलब अपने कॉन्साइंस के साथ उसका क्या हुआ होगा? पूरी कहानी सुनाने से पहले थोड़ी सी मतलब एक तरह की लड़ाई कि मैं बताऊं ना बताऊं, अंतरात्मा के साथ, अपने आप के साथ। तो दैट इज कॉल्ड टसल। ही डैश द गन फ्रॉम माई ग्रैस्प, तो उसने मेरे पकड़ से उस गन को क्या कर लिया होगा? छीन लिया होगा। तो सेकंड के लिए हो जाएगा रेस्ट। ध्यान रखना ये V2 फॉर्म में यूज करना है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ V2, यहाँ तो नाउन था तो कोई दिक्कत नहीं थी। दे अराइव्ड एट एन डैश मूवमेंट, कैसा मूवमेंट होगा? एक अच्छा या बुरा, कुछ भी हो सकता है। इनअपॉर्चुनिट, मतलब वो सही नहीं था, सुटेबल नहीं था, ठीक है ना? वो लोग पहुंचे, वे लोग आए, दे अराइव्ड एट एन इनअपॉर्चुन मोमेंट, तो वे लोग बड़े खराब टाइम पे, मतलब सही समय नहीं था। द सडन क्लोजिंग ऑफ द इंटर स्टेट एग्जिट, ये जो इंटर स्टेट एग्जिट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो बना हुआ है, वो सडन क्लोजिंग हो गई उसकी। इज गोइंग टू बी, ये होने जा रहा है, एंड डैश फॉर लोकल रेजिडेंट्स, तो जो लोकल निवासी हैं उनके लिए क्या होने जा रहा है? अपहीबल, ठीक है ना? एन अपहीबल, वैसे भी ये एन आर्टिकल लगा था तो इससे समझ सकते थे, एन अपहीबल। लास्ट वाला है सी डैश फ्रॉम द पार्टी जस्ट डेज बिफोर द इलेक्शन। तो अब देखो ये नहीं भी वर्ड है तब भी कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होगा कि वो पार्टी से क्या हुई होगी? निकल गई होगी, चली आई होगी। तो पार्टी को छोड़ने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? डिफेक्ट, क्योंकि पास्ट में है तो यहाँ पे V2 यूज करना, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आज के सेशन के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जो भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में कर दो। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ, कुछ बेहतरीन वर्ड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।